हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों से गुजारिश है कि आपसे पूरा भैया याद नहीं हो पा रहा है तो आप इतना करो भाई कि उन चीज़ों को थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ लोगे तो आसानी से उसे आप लिख सकोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको 1-2 बार मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा आप लोगों को बढ़िया 1-2 बार रिवीजन करना है। और यदि आपके पास नोट्स नहीं बच्चों तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर नोट्स लेना है, मात्र 100 रुपए लगते हैं और बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ग्रामर विथ ऑब्जेक्टिव सब कुछ दिए जाते हैं। तो पहला आज का प्रश्न शुरू करते हैं बच्चों। उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्दचित्र का उदाहरण से समझाइए। मतलब एक प्रकार से आपसे यदि कुछ भी नहीं बन रहा है, उषा कविता की कुछ कहानी बन रही है तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे बच्चों सुबह का समय कैसे दिखाई देता है उषा कविता के आधार पर गांव की। तो जैसे मान लीजिए यदि हम सुबह की बात करें, जैसे आपका आकाश नीला दिखाई देता है, शंख नीला दिखाई देता है, ऐसे ही सुबह बिल्कुल मनोरम उषा कविता के आधार पर सुबह का रंग दृश्य मनोरम है। जैसे गांव के किनारे बच्चों धार्मिक स्थल मतलब शांति बनी रहती है, वैसे उषा कविता के आधार पर गांव में बिल्कुल शांति सा माहौल है। यदि हम कविता के आधार पर बात करें तो जो आपका बच्चों जैसे सुबह सुबह आप कहाँ जाते हैं, बाथरूम जाते हैं है ना बाहर, लेकिन शहरों में भैया तालाब नदी नहीं होते, बाथरूम होते हैं, लेकिन सुबह सुबह सभी लोग नदी तालाब जाते हैं, है ना। ऐसे ही नीले जल के स्थान पर गौर बर्ड की झिलमिल गांव में देखने को मिलेगी। ये सब सुबह की दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। साथ में सुबह सुबह जब हम खाना पकाते हैं तो लोग क्या है बच्चों, शहर में क्या करते हैं, खाना पकाते हैं सुबह में, तो बताओ। तो भैया बड़े रसोई होते हैं, गैस चूल्हा होता है, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन गाँव में सुबह के समय में जब खाना पकाते हैं तो लीपा पोती करते हैं। चूल्हे के मतलब जो राख होता है बच्चों, उसी से चूल्हे को लीप देते हैं, है ना, जो कि शहर में वो चूल्हा नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में वर्णन किया और कुछ भी नहीं। मतलब सुबह क्या क्या दृश्य हो सकता है। शंख जैसा नीला रंग दिखाई देता है। गांव के नदी के किनारे धार्मिक स्थलों प्रातःकालीन बिल्कुल पूजन होता है, भगवान की पूजा की जाती है, शांत मनोरम रहता है। मतलब जो वातावरण बिल्कुल शांतिपूर्वक होती है। सुबह का समय जब लोग बाथरूम जाते हैं, शहर में बाथरूम बना होता है, लेकिन गाँव के लोग नदी तालाब जाते हैं, है ना। ऐसे ही भोजन पकाने के लिए ग्रामीण लोग अपने घर में चूल्हा के राख से पुताई करते हैं, जबकि शहरों में बड़े बड़े रसोई बने रहते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों भोजन पकाने के लिए हम एकदम देसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। गांव के आधार पर बात की जा रही है, वही चीज़ यहाँ पर वर्णन है बच्चों कि शंख का नीला रंग गाँव का नदी किनारे धार्मिक स्थलों में प्रातःकालीन पूजन से, है ना। और ग्रामीण रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा का उपयोग किया जाता है, लेकिन भोजन पकाने के पश्चात चूल्हे के राख से ही लीप दिया जाता है। शहरों में चूल्हा नहीं होता है। शहरों में क्या होता है, शहरों में तो रसोई गैस से गैस चूल्हा से खाना बनता है। नीले जल के स्थान पर गौरबन की झिलमिल भी गांव में देखने को मिलेंगी, शहरों में नहीं। तालाब की जगह बाथरूम ने ले लिया है। मतलब इस शहर की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए। छायावाद युग की 2 विशेषताएं बताना। बिल्कुल व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति के प्रति प्रेम। आपसे यदि कुछ भी नहीं बने तो भी समझो भाई कि व्यक्तिवाद प्रधानता मतलब व्यक्तित्व का हावी होना। व्यक्ति अपने निजी अनुभव, निजी सुख दुख के बारे में ज्यादा वर्णन किया है। फिर प्रकृति के प्रेम का मतलब यह जो भी काव्य संग्रह की रचना की गई है वो प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से मतलब संपर्क करके, यानी प्रकृति को एक तरीके से तुलना करके पूरा काव्य रचना की गई है बच्चों। तो 2 आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद कविता मुख्यतः व्यक्तिवाद की कविता है जिसमें कभी निजी अनुभव और सुख दुख की अभिव्यंजना एवं अहम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। देखो बच्चों, व्यक्तिवाद की प्रधानता जब भी किसी की विशेषता हो तो आप याद रखना व्यक्तिवाद का मतलब व्यक्ति अपने निजी जीवन, निजी सुख दुख, निजी अनुभव का वहां पर बच्चों प्रधानता दर्शाया है। मतलब अपने निजी जीवन के बारे में, निजी सुख दुख के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। प्रकृति प्रेम का मतलब छायावाद काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण से खूब रमा है। मतलब प्रकृति से तुलना करना, है ना, प्रकृति से संबंधित घटनाओं को वर्णन करना। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI क्वेश्चन, इसे अब बिल्कुल तैयार कर ही लेना बच्चों। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर होता है। ढोलक की आवाज रात में सन्नाटे को कम करती है। मलेरिया और हैजा से अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती है। बच्चे, बूंदे और बूढ़े, यहाँ पर बूढ़े और जवानों की आंखों में, है ना, दंगल का दृश्य नाचने लगता है।
स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में बिजली सी दौड़ जाती है। जो महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते उन लोगों के आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वे मृत्यु से नहीं होती थी, वे मृत्यु से नहीं डरते थे। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा मृत्यु से, यहाँ पे नहीं होती थी, शब्द थोड़ा गलत लिखा है, ऐसा आप लिखो वो मृत्यु से नहीं डरते थे। अब देखो इस कहानी का अर्थ समझो। ढोलक का आवाज, देखना बच्चों, बात को समझना, लिखना अपने भाषा में ही है। मतलब ढोलक की जैसे ही आवाज होती थी तो मतलब बूढ़े भी, जवान भी, व्यक्ति भी, सबके मन में ऊर्जा भर जाती थी। जो अर्धमृत है, जिसकी उपचार औषध से नहीं होती है, वो शक्ति ढोलक के आवाज से हो जाती है। जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, जो व्यक्ति जाग नहीं सकता, जो व्यक्ति बिल्कुल मतलब मृत अवस्था में है, जरा अवस्था में है, फिर भी वो उठ खड़ा हो जाता है, ढोलक की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, वो जैसे हैजा बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, महामारी है, कोई भी बीमारी है जिसका मतलब एक प्रकार से बच्चों कोई उपचार नहीं है, उसके लिए ढोलक की आवाज शक्ति का काम करता है, संजीवनी शक्ति का काम करता है। जैसे ही ढोलक बजता था तो बिल्कुल सन्नाटा जैसा छा जाता था। मतलब जो भी मतलब शोरगुल सब बंद, सब के सब ढोलक की आवाज को सुनते लगते थे। ठीक है, मतलब बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सबके आंखों में जैसे ही ढोलक बजता था तो दंगल की दृश्य नाचने लगता था। मतलब शरीर के अंदर एकदम संजीवनी बूटी, जैसे आप लोग कोई एनर्जी का कोई टेबलेट खा लो, शरीर के अंदर एनर्जी आ जाए, एकदम पावरफुल हो जाओ, ऐसे ही ढोलक की आवाज से लोग सबके सब क्या हो जाते थे, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, अंदर जैसे शरीर में बिजली दौड़ रही हो बच्चों, स्पंद शक्ति शून्य, मतलब जो आपके शरीर के स्पंदन एकदम शून्य है, उनके स्नायु में, उनके रग रग में बिजली से दौड़ जाती थी। जो महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते उन लोगों के आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वे मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते थे, भगवान में मंत्रमुग्ध ढोलक की आवाज से हो जाते थे। मतलब ये आपको समझना है कि ढोलक की आवाज एक है क्या, संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। मतलब मलेरिया, हैजे जैसे औषधि के लिए ये एकदम रामबाण साबित होता है। ऐसी बीमारी जिसको मतलब जो औषध से नहीं होता, वो ढोलक की आवाज से मंत्रमुग्ध होकर के लोगों के मन में वो बीमारी दूर हो जाती है। जैसे ही ढोलक की आवाज बजती है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की आंखें नम हो जाती है, दंगल का दृश्य उनके शरीर के अंदर नाचने लगता है। जो महामारी के प्रकोप से नहीं बच पाते उनके अंदर भी वो सारी मतलब एक प्रकार से बिजली सा रंग दौड़ने लगता है, अंदर जोश आ जाता है ना। उनके शरीर में उस समय कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मतलब यदि महामारी के प्रकोप में वो नहीं बच पाते हैं, उन लोगों को आंख मूंदते समय भी कोई तकलीफ नहीं होती है, बड़े आराम से, है ना, सन्नाटे के साथ ढोलक की आवाज़ सुनकर के गान तान के साथ वो आनंद ले रहे हैं। उन्हें मृत्यु से भी कोई डर नहीं लगती जब ढोलक की आवाज़ बजती है। तो ये आपको थोड़ा सा उसके शब्द के अर्थ के बारे में जाना बच्चों। ठीक है, शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखो बच्चों, सबसे पहली बात आप सबको पता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर, है ना, आगमन पर, है ना, बसंत ऋतु के आगमन पर शिरीष का फूल शुरुआत होता है बच्चों। यानी जो आपकी भीषण गर्मी है, इस स्थिति में भी लू चलता है, फिर भी बच्चों जो शिरीष का फूल है वो बिल्कुल कोमलता के साथ महकता रहता है, फूलते रहता है और बिल्कुल सुंदर सा प्रतीत होता है। मतलब कितनी भी कठिनाई हो जाए, हर परिस्थिति में वो, है ना, डटा रहता है, जैसे अवधूत होता है बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि कालजयी अवधूत है। देखो जरा, कालजयी अवधूत अर्थात काल को जीतने वाला सन्यासी। जिस प्रकार सन्यासी जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, कष्ट, कठिनाइयों, हर परिस्थिति में समान भाव व्यवहार में रहकर जीवन का आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार शिरीष का फूल ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में भी जब उसमें से लोगों के प्राण सूखते हैं, लू से हृदय उबलने लगता है, तब भी चिलचिलाती धूप में इस वृक्ष में हर अंग सरस बने फूलते फलते हैं। इसलिए शिरीष को कालजयी अवधूत कहा गया है। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, कितना सिंपल है कि सन्यासी क्या होता है, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, यदि वो कपड़े नहीं पहन रहा तो किसी भी सीजन में कपड़े नहीं पहनता, है ना। अर्धनग्न में है तो बिल्कुल अर्धनग्न में ही रहेगा वो। हर परिस्थिति में सन्यासी जीवन सुख दुख, उतार चढ़ाव, कष्ट, कठिनाई कुछ भी हो जाए, वो समान व्यवहार के साथ जीवन यापन करता है, आनंद उतने भी वो आनंदित रहता है। ठीक उसी प्रकार शिरीष का फूल भी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का ऋतु, लू चलता है, जब लू चलने से हृदय उबलने लगता है, चिलचिलाती धूप है, फिर भी वो फूलते फलते हैं। इसीलिए कहा गया है शिरीष का फूल कालजयी अवधूत। ठीक है, मतलब कालजयी अवधूत के समान है, ऐसे सन्यासियों के समान है जो हर परिस्थिति में लड़ना जानते हैं।
चलो बच्चों, अगला प्रश्न देखो, वीबीआई क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृता का महत्व स्पष्ट कीजिए। भ्रातृता का मतलब क्या होता है कि सब लोग आपस में मिलकर जुल रहे, भाईचारा का प्रेम व्यवहार बना रहे। और ये कब होगा? जब एक दूसरे को समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति, निचले वर्ग का भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है तो उसमें कोई रोड़ा नहीं आएगा। जिस प्रकार से दूध और पानी को मिला दे तो एकदम मिक्सचर बन जाता है, पता नहीं चलता तो ये दूध पानी है कि पानी दूध है। उसी तरीके से भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ऊंच नीच का बिल्कुल अलग ना हो, एक दूसरे को कोई ऊंच नीच ना समझे, एक दूसरे को समान होने चाहिए, मिलजुल जाना चाहिए और जीवन में संपर्क बनाकर, संबंध बनाकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज की कल्पना की है। देखो बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श समाज के लिए सब लोगों में भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा आवश्यक मानते हैं। भाईचारे का अर्थ है समाज में इतनी गरिमामय होनी चाहिए कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो बड़ी सुगमता से पूरे समाज में पहुंच जाए। लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में मिल जाए और उनके जीवन में संघर्ष और संपर्क बनाकर, संबंध बना करके अक्सर आबाद होना चाहिए और लोकतंत्र जीवित रह सकता है, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा आप अपने भाषा में जब पढ़ते हैं, अपने भाषा में लिखते हैं, तब वो आपको याद रहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी समाज के लिए ये चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहे, सब लोग मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आपस में भाईचारे की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दूध और पानी को मिलाने से एकदम बिल्कुल गहीर मिल जाता है, उसी प्रकार लोग एक दूसरे से मिले ताकि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कोई काम करना चाहता है तो उसके जीवन में, उसके मार्ग में कोई रुकावट ना हो, सुगमता से उस तक वो पहुंच जाए, उस समाज के हित के बारे में सोच सके, है ना, वो आगे जन कल्याण के लिए कार्य कर सके। इसलिए भाईचारा होना जरूरी है, आपस में मिलकर ही ये भाईचारा हो सकता है। यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं, परंपरावादी थे। परंपरावादी का मतलब है पुरानी परंपराओं रीति रिवाज पर चलना चाहते थे। अपने बेटे, अपने पत्नी को भी वो यही कहते थे कि पुरानी परंपराओं पर चलो, जबकि उनकी स्वभाव उनकी पत्नी बेटे को अच्छा नहीं लगता था। परिश्रमशील, किशनदाह के परिश्रम स्वभाव को देखकर यशोधर बाबू भी निश्चय कर लिया था कि उन्हीं की तरह मेहनत करना, मतलब वो मेहनत करने के लिए बहुत अग्रणी रहते थे। तो दो विशेषताएं इसमें तैयार करना है। परंपरावादी मतलब वो पुराने रीति रिवाजों पर चलना चाहते थे। उनके पत्नी बेटों को उनकी आदत पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे पत्नी को भी कहते थे कि पुरानी रूढ़वादी नियमों पर चलो, पुरानी आस्थाओं पर चलो, लेकिन वो नए जमाने के साथ वो ढलते गए, उनके बेटे पत्नी, है ना, लेकिन वो परंपरावादी पर नहीं, परंपरा के आधार पर ही चलते थे। भौतिक चीज़ों पर उन्हें पसंद नहीं था, जो नई चीज़ों हैं उनको पसंद नहीं करते थे, पुरानी चीज़ों पर ही वो खुश रहते थे। परिश्रमशील, किशनदाह को देख करके वो इतना बढ़िया अंदर से एक प्रकार से उनके अंदर भाव जागृत हो गया था कि हमें मेहनत करना है और आगे वो मेहनत करने के लिए तैयार रहते थे। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, परंतु उनमें सभ्यता का भव्यता आडंबर नहीं था। कैसे? देखो बच्चों, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का नंबर नहीं था, क्योंकि उनमें खुदाई में जो प्रमाण सामने आए हैं वो जीवन की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्यवर्धक सड़कों, गलियों, घरों का निर्माण, सुनियोजित नगर के रूप में यहाँ के जल व्यवस्था, कुंड व कुएं व्यवस्थित ढंग से गंदे पानी के मिलने से बचाने के लिए ईंट की चौड़ी दीवारें, बंद नालियाँ, सब एक संपन्न, है ना, नगर की तरह बनी हुई थी। जीवन यापन के लिए खेती के काम, औजार, कामगारों और औजार, वास्तुकला, बर्तनों, मोहरों और आभूषण पर चित्रकारी, है ना, सब आवश्यक के अनुरूप थे, ना कि दिखावे के रूप में। यहाँ तक कि नरेश के मुकुट भी सबसे छोटे आकृति व नाव में सबसे छोटे आकार का था। यहाँ के समाज एक रूपता, इनके मकानों के आकार और कमरों का समान संख्या में से प्रमाणित होता है। जल निकासी को सुनियोजित व्यवस्था, स्वस्थ ग्रिड से शेष प्रभावी रहे। यहाँ अन्न भंडार, बैलगाड़ियाँ आदि इस बात को प्रभावित करते हैं कि यहाँ सर्व साधन संपन्न थी, लेकिन दिखावा आडंबर नहीं था। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। बोलो सर इतना बाँच दिए, क्या मतलब निकला? अरे बाँचने का ही मतलब है, बाँचने से पहले आपको समझ में नहीं आएगा ना, पहले उसकी कहानी को पूरा पढ़ो फिर समझो, तब वो याद होता है। तो प्रश्न को पहले आप समझो कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो साधन संपत्ति, मतलब जो उनको आवश्यकता थी वो सब कुछ वहां पे उपलब्ध था। उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था। आडंबर का मतलब ये होता है कि दिखावा। लोग अपने बिना आवश्यकता के 2-2, 3-3 गाड़ियां खरीद के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि हम इस गाड़ी से चलते हैं, हमारे पास बड़ा चश्मा है, हमारे पास इतनी अच्छी घड़ी है। इसे बोलते हैं जैसे बाजारबाद। आप पढ़े ना 12th में, या आप हिंदी में पढ़े बाजारबाद, कि बिना आवश्यक चीज़ों को खरीदना।
है ना, वो आडंबर कहला जाता है, दुनिया को दिखाने का आडंबर हो जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। खुदाई से सारे साक्ष्य मिले कि नगर योजना सुनिश्चित था, आवश्यक चीजों को ही प्रयोग किए जाते थे। नालियों में जो पानी भरने का इकट्ठा, तो बढ़िया शहर में पूरा सड़कों के किनारे नाले था, भैया पानी ना भरे उसे बाहर निकासी किया जाए। अंदर ना आए तो दीवार रखा गया था, है ना, बढ़िया चौड़े चौड़े कुंड बनाए गए थे, कुएं थे, ठीक है, सड़क बिल्कुल एकदम सुनियोजित था, है ना। जो भी औजार, जो जरूरत की चीजें थी, वो वास्तुकला के काम या आभूषण, चित्रकारी, जो आवश्यक चीजें थी उसी चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखो ना भैया, बढ़िया है कि खुदाई से प्राप्त है कि जीवन की आवश्यकता के अनुसार। देखो भाई, आडंबर का मतलब होता है जो आवश्यकता न हो उसका भी वहां पे उपयोग हो, लेकिन यहां पर सिंधु सभ्यता में ऐसी चीजों का ही प्रयोग किया गया है जो कि आवश्यकता के अनुरूप थी। जैसे घर का निर्माण, घर एकदम सुनियोजित था, व्यवस्थित था, जितना आवश्यकता था उतने ही आधार पर घर बने थे। सड़कों का निर्माण, व्यक्तियों को सुचारू रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सुव्यवस्थित सड़क थे, तो सड़क का वहां पर बच्चों मतलब खुदाई के बाद सड़क का पता चला कि समायोजित सड़क था, मतलब एक दोनों ओर, उस सड़क के दोनों ओर नालियां थी, गंदे पानी ना भरे उसके लिए नालियों की व्यवस्था किया गया था। जल व्यवस्था के लिए कुंड की व्यवस्था थी, कुएं थे, है ना, घरों में गंदा पानी न जाए उसके लिए दीवार थी। खुदाई से पता चला कि जो खेती के काम के औजार हैं वो भी मिले, मतलब जीवन यापन के लिए खेती से संबंधित वहाँ पे पुष्टि हुई। तो यानी केवल और केवल ऐसे चीज़ों का वहाँ पे मिला जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी चीज़ों को वहाँ पे देखने को नहीं मिला। औजार है जो आपके मूर्ति बनाते हैं, मोहर बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, इनके जो औजार हैं वो मिले जो कि आवश्यक चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो कि राजा का मुकुट भी मिला, तो छोटे आकृति का, है ना, बहुत बड़ा आकर दिखावा के लिए नहीं था। नाव भी सबसे छोटे आकार, जो काम चल जाए, है ना, पानी भरा हुआ है, मान लीजिए तालाब है, उसमें नाव चलाना, तो छोटे आकार के थे। यहाँ के समाज एक रूपता, मकानों का आकार, कमरों का आकार संख्या में प्रमाणित होती है, मतलब समाज के आधार पर कमरे जितने आवश्यकता उसके आधार पर कमरे बने हुए हैं। जल की निकासी के लिए सुनियोजित व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि में विशेष प्रभावी रहे। देखो भैया, यदि जल निकासी नहीं होगा तो बीमारी फैलेंगी, लेकिन बढ़िया व्यवस्था था ताकि जल का भराव ना हो, व्यवस्थित रूप से कीड़े उत्पन्न ना हो, मच्छर उत्पन्न ना हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रभावी था। बैलगाड़ी, अन्न भंडार, ये सारा चीज़ ये देखने से मिलता है कि केवल और केवल संपन्न साधन, है ना, था, आवश्यकता के अनुसार था, आडंबर नहीं था। अगला प्रश्न बच्चों, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल के जितने भी कवि थे उन्होंने श्रृंगार काल के, श्रृंगार रस के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया। श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा उपयोगी था उनके, है ना, रचनाओं में। इस कारण से जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश कवियों ने राजाओं के गुणगान में प्रेम संबंधी, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, यानी नायक नायिका के मिलन। तो यहाँ पर रीतिकाल में बच्चों, श्रृंगार काल में क्या कहा गया है कि कवियों ने जो रचनाएं की हैं तो उसमें राजा महाराजों के प्रेम सौंदर्य का विशेष वर्णन किया है, श्रृंगार रस का भर भर के वहाँ पर उपयोग किया, इसलिए श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी पर आश्रित कवि थे, यानी राजा के दरबारों पर आश्रित थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं का गुणगान करना पड़ता था। भैया जिसका रोटी खाओ उसी का गुणगान करो। अब दरबारी कवि का मतलब ही है कि राजा का गुणगान करो, यदि गलत करोगे तो सीधा तो कहाँ होता था, पहले तो जमाने में सीधे फांसी ही होती थी, सीधे गला काट देते थे लोग, खत्म कहानी। इसलिए राजा का गुणगान करना पड़ता था। राजा चाहे 10 रानी रखे चाहे 15 रानी, प्रेम सौंदर्य का तो वर्णन करना पड़ेगा, इसलिए श्रृंगार रस की प्रधानता थी। चलो बच्चों, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? विभिन्न विषय से जुड़े समाचार संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उसकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, यही आपकी पत्रकारिता में बीट कहलाते हैं। बीट का मतलब होता है बच्चों, प्रचार कर रहे हो आप, समाचार दे रहे हो, तो उनके बीच में विभाजन, काम का विभाजन बीट कहलाता है। क्या? काम का विभाजन बीट कहलाता है। भक्ति काल को निर्गुण शाखा की कोई 2 विशेषताएं बताओ। ये कवि का नाम भैया लगता है विशेषताएं है, चलो ठीक है। कवि भक्ति काल के 2 कवि मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत है इनकी रचना, नूर मोहम्मद इंद्रावती है, ये 2 कवियों के नाम है,
ठीक है, ये में बोला है भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ध्यान रखना ना, निर्गुण शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, और नूर मोहम्मद। चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन विशेषताएं आ जाता है बच्चों कि निर्गुण शाखा में ज्ञान श्रेयी विशेषताएं और प्रेम श्रेयी विशेषताएं। ज्ञान श्रेयी विशेषता में मतलब निर्गुण शाखा निर्गुण निराकार की उपासना, आडंबर का खंडन, मूर्तिवाद का विरोध, गुरु महिमा की बखान, है ना। आडंबर का मतलब जो बाहरी दिखावा, लोग बिना पूजा किए भगवान का अर्थ भी नहीं जानते हैं और चल देते हैं भैया कमंडल लेकर, वो आडंबर हो जाता है। मूर्तिवाद का विरोध यानी मूर्ति जैसे लोग मूर्ति पूजन करते हैं उसका उस समय विरोध हुआ। गुरु महिमा का बखान यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ज्ञान देता है, इसलिए गुरु की पूजा ज़्यादा होती थी। प्रेम मार्गी की बात करें तो प्रेम में क्या होगा बच्चों, आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताया गया। प्रेम कथा का आधार गुरु की महत्ता, योगी की साधना, नए प्रतीकों का प्रयोग। तो ज्ञान श्रेयी शाखा में भगवान से दूर हट करके ज्ञान की बात की जाती है। प्रेम श्रेयी शाखा में बच्चों भगवान से जुड़ा हुआ संबंध रहता है, यानी सीधे प्रेम का संबंध परमात्मा से, है ना, आत्मा का संबंध परमात्मा से प्रेम कथा का आधार बनाया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है? भावनात्मक रूप से कष्टप्रद घटनाएं जैसे किसी परिजन को खो देना कभी कभी अवसाद को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन आमतौर से ऐसा केवल उन लोगों के साथ होता है जिनमें अवसाद होने की संभावना होती है, जैसे वे लोग किसी परिजनों को अवसाद है। कभी किस कारण अवसाद से ग्रस्त है, ये क्वेश्चन हटा दो, ये प्रश्न काम का चीज नहीं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, निपात शब्द किसे कहते हैं? निपात शब्द मतलब जो किसी वाक्य में लग करके अतिरिक्त भार देता है, अतिरिक्त बल देता है। जैसे तुझे काम करना चाहिए लेकिन तुझे भी काम करना चाहिए, तो भी शब्द क्या हो गया, निपात। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें भी जाना चाहिए, तो आपको बच्चों भी क्या हो गया, निपात। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तो ही क्या हो गया, निपात शब्द हो गया, है ना। कब तक कर लोगे, तो तक क्या हो गया, कब तक में कर लोगे, तुम्हें क्या हो गया, निपात शब्द हो गया। मतलब ऐसे शब्द मतलब एक प्रकार से जो कि किसी वाक्य में जुड़ करके उसका अतिरिक्त भार प्रदान करते हैं, अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, निपात शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कविता के कोई दो मुख्य घटक के नाम लिखिए। कविता के मुख्य घटक है भाषा, शैली, छंद, बिंब, रस, अलंकार, ये चीजें होनी चाहिए कविता में बच्चों। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पर चलेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है बच्चों? सबसे पहले कोई बड़ा खबर दिखाया जाता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, कि तुरंत उसको थोड़ा सा हाईलाइट, जैसे आप लोग न्यूज देखेंगे तो बोले अभी बड़ी खबर निकल कर आई है, दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल हार गए हैं, लो भैया, तो वो बड़ी खबर हो गई। अभी अभी अचानक बड़ी खबर निकल कर आई, जापान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है, वो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आ गया। यानी सबसे पहले बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज शब्दों की सूचना दी जाती है ना। जैसे आ गया बोर्ड एग्जाम का परीक्षा आना था जुलाई में, डेट अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आई है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम की तारीख घोषित कर दी है, बस सभी बच्चों में हड़कंप मच गया। हाँ, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है भैया? बसंत के आगमन से शिरीष का पेड़ महकने लगता है, लहकने लगता है, और आषाढ़ तक निश्चित रूप से खिलता रहता है, कभी कभी भादों तक भी खूब खिलता है। यानी गर्मी के सीजन में पूरा शिरीष का ही दिन चलता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या है बच्चों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा है और संपादक कौन है? तो पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्दंड है ना, उनके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। ठीक है बच्चों, पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। तो हमने 15 क्वेश्चन कहा था, एक क्वेश्चन छोड़ा है, तो टोटल 16 क्वेश्चन थे। और लास्ट में फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स ले, बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है, मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं बच्चों प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। और बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हम लाते ही रहेंगे, लेकिन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।